नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और इस सत्र के दौरान सदन की सूरत और सीरत बदली बदली नजर आई है। जहां हर विधायकों के सीट पर टैबलेट रखे हुए नजर आए, वहीं विधानसभा अधिकारियों का दावा है कि 75% कम पेपरलेस हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्र की गतिविधि से खासे नाखुश दिखाई दिए। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर पूर्व सीएम ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 111 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें 4 विधेयक सत्र के आखिरी दिन पेश किए गए। शीतकालीन सत्र कई मायनों में अहम रहा है। एक तरफ तो चर्चा के दौरान कभी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, तो कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा भी देखने को मिली है। सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं मोर्चा संभाला और हर मुद्दे का सटीक आंकड़े के साथ जवाब देकर विपक्ष को उनकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। कई बार तो शायराना अंदाज में जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि दर्द तो कहीं और है और निशाना कहीं और। सत्र के अंतिम दिन एक समय ऐसा भी आया जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायराना अंदाज में सरकार को चेताया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी शायराना अंदाज में उनका जवाब देकर सदस्यों को मेज थपथपाने पर मजबूर कर दिया। सत्र की समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सत्र से नाखुश होते हुए मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने बताया कि इसके सत्र में शराब घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जानबूझकर डाला गया। मौजूदा सरकार ने गन्ने के दामों में कोई इजाफा नहीं किया है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में गन्ने की खरीदी कीमत 117 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए तक कर दी गई थी। आज पूरे प्रदेश में किसान गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एमबीबीएस छात्रों से जबरदस्ती समझौता करवाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जानबूझकर बिजली काटी गई और राज्य के बिजली मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकारा भी है, लेकिन सदन को जो वजह बताई गई वह सही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे। रात को 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पहुंचेंगे। 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। सदन के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। सत्र के बाद भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और सत्ता पक्ष को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी और विधायकों को अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में वापसी का दरवाजा खोल पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वंदना पोपली जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है। स्वागत है मैम आपका। और केसी भाटिया, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। रजवंत जहीनवाल, इनेलो प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं, और सबसे पहले वंदना जी आपके पास आऊंगी। नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा सत्र की कार्रवाई से नाराजगी जताई, इसे क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव की तैयारी आने वाले, या फिर यहां पे मैं ये कहावत कहूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? सर भी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल वंदना जी आ रही है आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने सवाल सुना या मैं एक बार फिर से दोहराऊं? जी जी मैं सुन पाई थी। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, आपने जो एक कहावत का भी इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। अब जब भी विधानसभा सत्र होता है तो उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं नाकाफी बता देते हैं, लेकिन जब प्रश्न करने की बारी होती है या इनको कहा जाता है कि आप अपने मैटर को सामने लेकर आए, तो हमने देखा लगातार 3 दिनों ये जितने भी विपक्षी हैं कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे हटे हैं। जवाब उनको माकूल तरीके से मिले हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। सही और गलत की परिभाषा को जाने बगैर जब आप प्रश्न उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मात खानी ही पड़ेगी। आप ये देखिए, आप एनएलडी की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए। एनएलडी ने सबसे पहले क्या प्रश्न उठाया कि जो नशे तस्कर हैं उन पर जो कार्रवाई की जा रही है वो उनके परिवार पर नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आप पूरे प्रदेश के बच्चों के बारे में ना सोचकर नशे तस्कर के परिवार के बारे में सोच रहे हैं, और खासकर जब अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। वो कोई वैध संपत्ति नहीं है और अवैध संपत्ति बनाई हुई है, और वो भी नशे तस्कर की कमाई से बनाई हुई है। उस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, उसका जवाब ना वो वहां पर दे पाए। उनसे बार बार पूछा गया कोई एग्जाम्पल बताइए विधानसभा में, कि आप बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहां पर किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो उसको लेकर सामने आइए। तब भी उनके पास जवाब नहीं था, इनके प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं था। विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि किस प्रकार हुड्डा जी ने भी जो प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि सरकार जो है पोर्टल पे चल रही है तो मंत्रियों की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रह लिया हो वो इस तरह का प्रश्न उठाए तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मंत्रियों का काम क्या है? मंत्री जो है वो पॉलिसी का निर्धारण करते हैं। पोर्टल पर जो कार्यवाही होती है, जो लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाती है, वो पोर्टल है। अब इनको तकलीफ होना जायज है, क्योंकि हर एक चीज जो है भ्रष्टाचार से करते थे, और आज दिख रहा है कि सब कुछ जो लोगों के पास संपूर्ण रूप से पहुंच रहा है जनता के पास। इनके ही प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। आज 1 का 1 पूरा रुपए जनता के पास पहुंच रहा है, तो तकलीफ होना जायज है। बीच में जो लोग मौज बनाया करते थे उनको तकलीफ तो होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आने वाजिब हैं। हुड्डा जी प्रश्न उठाएंगे कि हमारी आवाज नहीं सुनी गई, कार्यवाही ढंग से नहीं हुई, तो ये आवाज तो नहीं सुनी जाएगी। अगर आप सोचो कि बीच पे हमारे को 85 पैसे मिल जाएं तो वो तो आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, ना इनकी बात सुनी जाएगी। जो जनता का पैसा है वो जनता के पास जाएगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन वंदना जी, सवाल तो बहुत सारे थे, प्रश्न भी बहुत कुछ था विपक्षी पार्टी के पास, लेकिन किसी भी सवाल पर, क्योंकि एक बड़ा आरोप यहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी लगाया था कि जो हमारी मुख्य बातें हैं उनको नहीं सुना गया। कहीं ना कहीं मुख्य बातों को, वो अपनी बातों को रखना चाहते थे। सत्र की कार्रवाई से नाखुश होना, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, जब भी हम जितने भी सत्र चले हैं हमने ये देखा है कि सबसे तो पहले वो बता देते हैं कि सत्र का टाइम शॉर्ट है, जबकि बीएसए की जो मीटिंग होती है उसके अंदर वो खुद प्रेजेंट होते हैं और उन सबकी राय लेकर जो है सत्र की अवधि तय की जाती है। लेकिन बाद में कहते हैं कि सत्र छोटा था। जब इनसे प्रश्न पूछा, इनको जवाब दिया जाता है तो ये उसके चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारी बात नहीं सुनी गई है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मतलब पहला प्रश्न क्या आया इनकी तरफ से? अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रश्न उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, भाटिया साहब है कांग्रेस प्रवक्ता हुड्डा जी की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया। उसके अलावा इनके पास कोई प्रश्न ही नहीं था। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हरियाणा की जनता इनकी मायने नहीं रखती। ठीक है भाटिया साहब, अभी आपने बीजेपी की प्रवक्ता को सुना और मेरा प्रश्न भी आपसे यही रहेगा कि 111 विधेयक को पारित किए गए, हो हंगामा भी खूब हुआ, रोजाना कहीं ना कहीं वहां पर खूब हंगामेदार पूरा सत्र रहा। लेकिन अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी मुख्य बातों को नहीं कहा गया बल्कि तमाम बातों का जिक्र किया गया है, आलोचनाएं भी हुई है तो अपनी बातों को भी रखा है, तो मतलब नहीं खुश, वो सत्र से नाखुश थे और हमारी बातों को नहीं माना। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? सुरभि जी, मैं पहले हमारी पार्टी ने क्या कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता उन्होंने क्या कहा, उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा, इनके खुद के विधायक
जेजेपी के विधायक, उन्होंने सरकार के खिलाफ इतने सवाल किए जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बात करते हैं पोर्टल की, हर बात पे पोर्टल की बात करेंगे। क्या ये नैना चौटाला जी ने जो सवाल उठाया कि स्कूलों के अंदर से टीचर नहीं है, एक हेडमास्टर है हमारे स्कूलों में और टीचर नहीं है, स्कूल को गांव वालों ने ताला लगा दिया। और पोल्यूटेड पानी के बारे में, दूषित पानी के बारे में कहा कि क्या मुझे ये पानी की बोतल यहाँ विधानसभा में भर के लानी पड़ेगी। तो इस तरह के, और इसी तरह से गौतम जी ने भी सवाल उठाए कि सड़कों का क्या हाल है। ये तो सरकार के लोग हैं, इन्हीं के विधायक हैं जो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं और मंत्रियों के पास उनका जवाब नहीं है। तो हमारा सवाल उठाना तो स्वाभाविक है। और जहां तक बात है इसकी शराब घोटाले की बात चली, वहां पे शराब घोटाले के बारे में इन्होंने टेबल पर लाया गया। बड़ा सवाल ये है कि स्पीकर ने उसको टेबल पर लाया और जिसको उसका डिस्कशन करना उसके बारे में जरूरी होता है। और इन्होंने, मंत्री जी ने उसको जब ये बोलने लगे अपने उसके ऊपर, बिल के ऊपर, अभय चौटाला जी, तो उनके डिप्टी स्पीकर खड़े होकर कहते हैं कि ये तो कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अरे पहले उनको सवाल तो उठाने दीजिए अपना, और इससे पहले ही डिस्कशन शुरू करने से पहले ही उनका मुंह बंद कर दिया गया। तो किस तरह की विधानसभा में ये चला रहे हैं। ये जब ये स्कूलों की बात आई तो स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इस तरह से इससे जब बात चली तो एक गलत सूचना दी गई विधानसभा के अंदर, जो कि अपने आप में एक प्रदेश की जनता के साथ एक अपराध है। ये विधानसभा ही एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के सवालों को उठाया जाता है और सरकार उसकी इंफॉर्मेशन लेकर विधानसभा में देती है, एमएलएस को देती है, प्रदेश की जनता को देती है। ये उस बात को इन्होंने एक असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया, किसी क्लर्क को सस्पेंड कर दिया। ये तो इनका रवैया है। और ये उस क्लर्क और असिस्टेंट को उसका क्या फायदा होना था, वो गलत इन्फॉर्मेशन सरकार खुद दे रही है। उसका फायदा बात में दम है कि गलत इन्फॉर्मेशन तो हुआ है, क्योंकि 3 मंत्रियों की किरकिरी होना और अनिल विज को माफी तक मांगनी पड़ी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इस पर भी आएंगे। भाटिया साहब सुरभि जी, मैं कह रहा हूँ कि इनका गलत अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है विधानसभा के अंदर, उसका फायदा किसको है? उसका फायदा सरकार उठाती है कि गलत इंफॉर्मेशन देकर प्रदेश की जनता को बहकाया जा रहा है, एमएलएस को बहकाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अपराध है जो ये प्रदेश की जनता देख रही है। इनको सबक सिखाएगी इस बात का। लोग कहां जाएंगे, किसके आगे जाके रोएंगे? विपक्ष के पास जाएंगे, एमएलए के पास जाएंगे। इनके खुद के एमएलए कह रहे हैं कि सरकार का काम ठीक नहीं चल रहा, और ये अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। इनके मंत्रियों को आकर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। खेल मंत्री इनके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक लड़की को छेड़ दिया उन्होंने और ऊपर से वो कह रहे हैं जी लड़की का पिछला कैरेक्टर देखो। क्या शर्म आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। भाटिया साहब उस पर भी आएंगे, भाटिया साहब उस पर भी आएंगे, लेकिन रजवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी की प्रवक्ता को भी आप सुन चुके हैं। कई आरोप है विपक्षी पार्टी के द्वारा, और वंदना जी कहती है कि जनता खुश है, जनता ने हमें चुना है और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम और अच्छे सीटें लेकर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों ही बातों को सुनकर? देखिए सुरभि जी, विधानसभा सेशन में जो भी बातें हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा सेशन में और गलत जानकारी देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अकेले किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते, एक मंत्री ने नहीं, जिसकी भी बात करें सबने गलत नैना चौटाला जी ने जो मुद्दा उठाया था उस पर गलत जानकारी दी, उस मामले में लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया गया। अगर सीवरेज में जो जान ली गई थी फरीदाबाद में, अगर उस पर जानकारी दी गई वो भी गलत दी गई, उस पर भी विधानसभा में वहां पर फटकार लगाई गई। उसके बाद खुद इनके अनिल विज जी ने इन पर माफी मांगी है। उसके बाद अगर बात करें तो खुद कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव जी ने खुद माना है कि जो भी कार्रवाई होती केवल कागजों में होती, धरातल पर कोई भी काम नहीं होता। अगर कमल गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने याशी कंपनी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो बातें हुई उस पर भी गलत बातें बताई। घोटाले को, भ्रष्टाचारों को इन्होंने दबाने का काम किया है। जिस प्रकार से ये नशे तस्करे के बारे में बात करते थे, तो मैं उस पर जवाब मांगना चाहूंगा इनसे कि किसी भी परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर गलत हो जाता है तो उसका खामियाजा क्या पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा? ज्वाइंट फैमिली में हम हरियाणा के नागरिक हैं, हरियाणा में आज भी ज्वाइंट फैमिली का एक महत्व होता है। और अगर कोई एक व्यक्ति अगर गलत हो जाता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी है वो उस गलत अवैध तरीके से कमाई हुई है, या जो व्यक्ति ने नशे तस्कर के
पैसों से वो प्रॉपर्टी कमाई हुई है, तो क्या उसकी जांच की? बेमतलब बेवजह और उस व्यक्ति को नुकसान, अगर और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाए तो वो गलत होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यही कहा है कि हम नशे तस्करों के खिलाफ, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शुरू से लेकर और आज तक हमेशा नशे के खिलाफ मुहिम जो छेड़ी है, ना कभी कांग्रेस ने और ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को छेड़ा नहीं और ना ही इस पर कार्रवाई करने का काम किया। शराब की अवैध शराब उस सबमिट करने के बाद और जब चर्चा का विषय का समय आया तो ये भाजपा वहां पर उनका नाम कर दिया टेबल होने के बाद, और फिर ये कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में है। कोई भी मामला कोर्ट में है तो कम से कम विधानसभा में वो इतने दिन पहले जब वो मामला गया है, वो क्वेश्चन गया है और वो टेबल हो चुका है, उसका रिप्लाई आ चुका है, और जब चर्चा की बात आई तो उस पर भागने का काम किया। ये किस सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये लोग केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, जब बात जवाब देने की आती है तो ये भागने का काम करते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये वही सरकार है जहां पर किसी भी तरह का जो भी आंदोलन किया जाता है तो शुरू में ये कहते हैं कि ये लोग विरोध की वजह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन लोगों की मांगनी पड़ती है। इसका उदाहरण किसान आंदोलन से ले लो कि मेडिकल शिक्षा, मेडिकल के जो छात्र बैठे थे सिर्फ शुरू में तो ये उसका विरोध करेंगे कि नहीं हम इनकी बात नहीं मांगेंगे, और अंत में इनको घुटने टेकने पड़ते हैं। क्यों? इनकी गलतियां होती है और अपनी गलती स्वीकार भी करते हैं। ये लोग वही हैं जो समय पर जब इनको लगता है कि अब हमारे सर से पानी जा रहा है तो ये माफी मांग लेते हैं, वरना ये लट के दम पर पानी की बौछारों से या किसी न किसी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। ये लोग सत्ता में जरूर बैठे हैं, जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया, ये लोग सत्ता से बाहर थे, लेकिन किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने जो ठगबंधन बनाया वो हरियाणा की जनता को ठगने का काम कर रहा है। ठीक है रजवंत जी पहले वंदना जी के पास आते हैं। कई सारे सवाल आप पूछ चुके हैं, कई सारे आरोप भी आप लगा चुके हैं, पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। वंदना जी जवाब दीजिए। इनकी पूरी बात नहीं सुनाई दी, जो कुछ एक बात सुनाई दी सबसे लास्ट में वो कह रहे हैं, रजवंत जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं, आप अपने बस शक्ति बल का प्रदर्शन करते हैं। कई तरह के आरोप है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर आरोप लगाया, कुछ ऐसा ही उनका भी कहना है। मैम की जो एक बात सुन पाई, उन्होंने कहा कि ये बाद में माफी मांग लेते हैं। हाँ, क्योंकि आंकड़े गलत पेश किए गए। वंदना जी आपने देखा कि जो आपकी तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से आंकड़ों को दिया गया, जो सरकार ने आंकड़े पेश किए कई सारे मुद्दों को लेकर, वो गलत थे और उसके लिए माफी भी मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को तो यहाँ नहीं नकार सकती, जो ठीक है अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो सत्र में हुआ उसका क्या? सबसे पहले टू और इज ह्यूमन, अगर कहीं पर गलती होती है, अधिकारियों की गलती हुई है तो उसको हमने माना भी है, स्वीकार भी किया है, लेकिन जहाँ पर माफी मांगने की बात है तो रजन जी से मेरा एक प्रश्न है। अभय चौटाला जी ने विधानसभा में जूता दिखाया था, माफी मांगी थी? उसका भी जवाब मुझे दे दीजिएगा। यहाँ पर हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो मान रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है और उन पर भी एक्शन हो रहा है जिनकी वजह से मिस्टेक हुई है। इसमें जो रीजन है वो अनइंटेंशनल था, कोई जानबूझ के गलती नहीं की गई थी, और ये गलतियां हर एक से होती है। कई बार जो सदन की कार्यवाही होती है उसमें जो लिखा होता है उसको रोक दिया जाता है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, और इसमें विधानसभा में नहीं होता, लोकसभा में भी होता है। तो उसका अगर इंटेंशनल ये बता रहे हैं कि जानबूझ के की गई गलती है, तो मुझे लगता है कि आपकी जो राजनीतिक सोच है उससे तरस खाना चाहिए कि विरोध से विरोध ही करना और कुछ नहीं है। मुझे इतना बता दीजिएगा कि अभय चौटाला जी ने जो जूता दिखाया था उसमें माफी मांगी या नहीं मांगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक रजवंत जी आपने बहुत लंबा चौड़ा बोला, मैं बीच में नहीं टोका, प्लीज कृपा करके बीच में ना बोले, बीच में नहीं। रजवंत जी फिर दोनों बोलेंगे, सुनाई किसी का देगा नहीं, समझ किसी को आएगा नहीं, तो बात पूरी करने दीजिए फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए जी। एक कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि जेजेपी के जो विधायक है उन्होंने भी प्रश्न उठाए, इनके अपने जो विधायक है उन्होंने भी प्रश्न उठाए। सबसे बड़ी अदालत होती, सबसे बड़ी अगर हम इसको बोले कि वहाँ पे पंचायत, लोकसभा, और हरियाणा में जब प्रदेश की बात करें तो विधानसभा, तो क्या जेजेपी के और बीजेपी के जितने विधायक हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? वो अपनी एरिया के प्रश्न नहीं उठाएंगे? ये तो कॉमन है। आप कहते हैं कि नैना चौटाला ने प्रश्न पूछा बीजेपी से, मैं तो कहती हूँ उन्होंने अपने बेटे से पूछा। उन्होंने, मुझे याद है पिछले सत्र की बात है, नैना चौटाला ने दुष्यंत चौटाला से प्रश्न पूछा और वहाँ पे जितने विधायक बैठे थे उन्होंने क्या बोला, ये तो आप वहाँ पर पूछ लेते। बोले गरिमा होती है, एक तरीका होता है काम करने का, उसी तरीके से किया जाएगा ना। जब वो अपने बेटे से पूछ सकती है तो बीजेपी से क्यों नहीं पूछ सकती है? तरीका यही है ना। जब आप विधानसभा में बैठे हैं, चाहे वो जेजेपी का है या बीजेपी का है, आरएलडी का है या कांग्रेस का है, मंत्री से प्रश्न पूछ
पूछने का अधिकार है। ये काम ही इसलिए होता है कि जनता को बताया जा सके क्या काम हो रहा है, उसको किस जगह पे किया जाएगा और आगे क्या काम होने वाले हैं। अगर आपको इसमें एतराज है कि नैना चौटाला ने क्यों पूछ लिया प्रश्न, तो मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी जानकारी है। आपने यहाँ पर भी कहा कि मंत्रियों के पास जवाब नहीं थे। मुझे लगता है ऐसे माकूल जवाब मिले हैं, आपको नहीं पता था क्या करना, तभी तो उठ के भाग जाते हैं बार बार। भागने का कारण यही तो है ना कि आपके पास, आपको लगता है कि जवाब तो मिल नहीं रहा, चलिए उठ के बाहर चल लीजिए। एक बात और, ये लॉकडाउन में शराब वाला मामला जो है उसको बार बार प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले दिन ही अनिल विज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला था मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। उन्होंने क्लियरली कहा था कि 209 लिकर वेंडर्स, 111 ऑफिसर एक्साइज और टैक्सेशन, 869 गजटेड नॉन गजटेड ऑफिसर, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। 63 करोड़ 15,17,600 का जुर्माना लगाया जा चुका है, रिकवरी भी हो गई है और मामला कोर्ट में चल रहा है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने प्रॉपर नियम रीड करके बताया, उन्होंने पढ़कर बताया कि अगर कोई ऐसा मामला जो कोर्ट में चल रहा हो तो उसको विधानसभा में नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि बीजेपी बच रही है। अरे जब नियम है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो विधानसभा में नहीं उठा सकते तो कैसे उठाएंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये गलत और सही की परिभाषा जाने बगैर सिर्फ इनको आरोप लगाने हैं। इनको ये तकलीफ हो रही है, इनको ये है कि एक से ज्यादा इनका नंबर नहीं पड़ रहा है एनएलडी का, और कांग्रेस वाले तो अभी आपस में उलझे हुए हैं। तो जनता के लिए ना इन्होंने, ठीक है वंदना जी इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है, दोनों मेहमानों के पास भी आना है, इतना समय नहीं है। रजवंत जी, अभी आपने कहा था कि जो गलत आंकड़े पेश किए गए, जो आरोप था, साफ तौर पे वंदना जी ने कहा है कि ये ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है और इसके लिए माफी मांग ली गई है। जब अभय चौटाला ने जूता दिखाया तो उस वक्त कोई माफी नहीं मांगी गई, ये भी उन्होंने कहा है। बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। सुरभि जी, एक चीज बात है, अभय सिंह चौटाला जी ने जो सवाल लगाया था, क्या अभय सिंह चौटाला जी को पता कि न्यायालय में मामला है? दूसरी बात, अगर न्यायालय में एक चीज और भी आती है कि क्वेश्चन को एडमिट क्यों किया गया? अगर मामला न्यायालय में था तो उनको उसी दिन पता होना चाहिए। जब सरकार को नहीं पता, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं पता कि मामला न्यायालय में है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को पता होना चाहिए। मतलब ये कैसी कैसी बातें करते हैं। और सरकार उस चीज का रिप्लाई भी दे चुकी है, लेकिन चर्चा करने से पीछे हट रही है। हम यही तो चीज कह रहे हैं कि कम से कम सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को तो पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों को आंकड़े पेश करने थे, एक व्यक्ति ने आंकड़े गलत पेश कर दिए, हम मानते हैं ह्यूमन एरर हो गया, 2 कर दे, 3 कर दे, ये तो सारे के सारे आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं। अपना मांगा लगाया, उनका जवाब भी गलत आंकड़े पेश किए गए वहां पर। और ऐसे ही रजवंत जी, एक और मेहमान है, भाटिया साहब के पास भी आना है। भाटिया साहब, दोनों को ही आप सुन चुके हैं, कई सारे सवालों का शायद आपको जवाब भी मिल गया हो। जो गलतियों को लेकर, आंकड़ों में जो गलतियां हुई है उसका भी जवाब बीजेपी की प्रवक्ता ने दिया है। जवाब दीजिए, कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। देखिए, खाली इस बात को कह देना, एक अब बजाय उसका जवाब देने के इन्होंने कहा है कि हमारे मंत्रियों ने माफी मांग ली है लेकिन अभय चौटाला ने माफी नहीं मांगी। तो ये तो इनका जवाब है। तो कभी तो कांग्रेस के 70 साल के राज में चले जाते हैं ये लोग, जब इनसे सवाल पूछा जाता है। कभी वो पिछले सत्र में क्या हुआ, किसने माफी मांगी, उस पर चले जाते हैं। अपनी बात बताइए ना, 3 मंत्री माफी मांग रहे हैं। आप क्लर्कों को और असिस्टेंटों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। उसके जब क्लर्क ने, असिस्टेंट ने, डिपार्टमेंट ने गलती की, उसका फायदा किसने उठाया? सरकार ने, गलत इन्फॉर्मेशन देके, प्रदेश की जनता को गलत इन्फॉर्मेशन देके फायदा उठाया उस बात का। और मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट को बचाने की कोशिश की, बजाय उसको एक्सप्लेन करने के ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है, सही इन्फॉर्मेशन ये है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। ये कह के माफी मांग के उस बात को टाल दिया गया। जी जी जी, बिल्कुल। मैं बात करता हूँ गन्ने की कीमत के ऊपर, बहुत डिस्कशन हुई। अगले चर्चा में इस पे बात करेंगे भाटिया साहब, समय कम है। बहरहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।